हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएस आयुर्वेदा एंड योगा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो है जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं संस्कृत एवं योग सब्जेक्ट के, उन सभी के एमसीक्यू हम आपको करवाएंगे। वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, जितने भी यूनिवर्सिटीज आयुष की लगती है, जहाँ आयुर्वेदा कोर्स चलता है, जहाँ पे संस्कृत एवं योग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। प्रीवियस आप सभी को पता है कि 2021 बेस से एमसीक्यू शुरू हुए हैं और अभी 2021 और 22 के अधिकतर जो है कॉलेजों में पेपर्स हो चुके हैं। तो सभी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेपर है 25 का पेपर है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये हमारी आने वाली बुक है 100 लोग स्वस्थ होते हैं योगा। इसमें सारे ऑथेंटिक एमसीक्यू आपको मिलेंगे। वेरियस एग्जामिनेशन में भी आप इसे यूज ले सकते हैं। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है, मेल आईडी, इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हमारी वीडियो को देख के कि आप इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ता हूँ। आचार्य चरक के अनुसार दंत धावन के लिए निषिद्ध रस कौन से हैं? तो आप सबको पता है कि आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने ही कटु, तिक्त और कषाय, इन तीनों रस को ही सेवन करने के लिए कहा है। तो जो बाकी के 3 रस बच गए उन्हें निषिद्ध माना है। तो कौन से हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे हमें, तो साफ साफ दिख रहा है कि मधुर, अम्ल, लवणीय 3 रस ऐसे हैं जो आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने ही दातून के लिए निषिद्ध बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक अहोरात्र में यामों की संख्या कितनी होती है? हम सबको पता है कि एक याम बराबर 3 घंटे होते हैं। ठीक है, और टोटल अहोरात्र, एक अहोरात्र किसको कहते हैं? तो अहोरात्र कहते हैं दिन प्लस रात, या यूं कहें 24 आवर्स को। ठीक है, तो एक याम बराबर 3 घंटे, तो 24 आवर्स बराबर कितने होंगे? 8 याम हो जाएंगे। तो ऑप्शन में सी 8 याम जो है वो राइट आंसर जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित का सही मिलान करें। मेज द फॉलोइंग करनी है। यहाँ पे रस दे रखे हैं और यहाँ पे वो दातुन के द्रव्य दे रखे हैं जिनसे दातुन करने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और कॉमनली पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मधुर रस किसका है? तो मधुक का, कटु करंज का, तिक्त नींब का और कषाय खदीर का। तो अब हम देखें कि ए का डी है। ऑप्शन में जाते हैं, पहला ही ए का डी है, दूसरे किसी में भी ए में डी नहीं है, तो बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे, तो केवल ए ऑप्शन रह जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं दूसरे का ए है, तीसरे का बी है, चौथे का सी है। लेकिन आप पहले ही ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन के बेस पे आंसर देने की कोशिश करें, जिससे आपका टाइम बचे एग्जाम में, क्योंकि इसके लिए ज्यादा टाइम आपको मिलता नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। किस ऋतु में व्यायाम अर्ध शक्ति से करना चाहिए? वैसे जनरली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अर्ध शक्ति से ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्ध शक्ति से भी किन ऋतु में करना चाहिए? तो एक आंसर जाता है, वो है शीत ऋतु। कौन सा है? शीत ऋतु। अब शीत ऋतु कौन सी है? तो वो ऋतु जिनमें ठंड ज्यादा पड़ती है। अगर आप ऑप्शन के बेस पे देखेंगे तो केवल हेमंत में ठंड पड़ती है, हेमंत और शिशिर तो एक जैसी दोनों में ठंड पड़ती है, लेकिन बसंत थोड़ी तो ऐसी है जो ठंड के बाद में आने वाली ऋतु है, जिसमें कफ का प्रकोप होता है। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही जाएगा। आप कहेंगे कि सर बसंत, शिशिर और शरद है, तो शरद में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए शरद ऑप्शन नहीं जाएगा। बाकी इसमें भी शरद है, इसमें भी शरद है, तो शरद ऑप्शन जाएगा नहीं, इसलिए आंसर ए ही बचता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। आचार्य चरक के अनुसार किन ऋतुओं में व्यायाम वर्जित है? अभी हमने देखा था कि अर्ध शक्ति तक व्यायाम किन ऋतुओं में कर सकते हैं, और अभी क्वेश्चन है कि किन ऋतुओं में व्यायाम वर्जित है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को बना दिया गया है कि यहाँ पे ऋतु पूछा है, लेकिन नीचे नाम जो है वो महीनों का दिया है, और वो भी महीनों का कौन सा नाम दिया है? तो चरक के अकॉर्डिंग दिया है। चरक ने दोषों के शमन के लिए सुश्रुत ने जो महीने बताए उनको यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा
एक तरीके से क्या बोलते हैं, घुमाने वाला है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सुश्रुत में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। तो सुश्रुत ने जो 6 ऋतुएं बताई है, कौन कौन सी, शुरू करें, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, अब इनके जो महीने बताए हैं वो बताए हैं तमसु नई से, ट्रिक आप याद कर लीजिए, तमसु न ई से, तमसु नईस। तो तय से जाएगा तप तपस्या, क्या जाएगा, तप तपस्या। तो आप ऑप्शन बी में देखेंगे तप तपस्या लिखा है। तो शिशिर ऋतु में जो महीने आएंगे वो है तप तपस्या। क्लियर, ये टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। देन बसंत ऋतु की बात करेंगे तो त म है सेकंड में, तो म से मधु माधव, आपको दिख रहा है यहाँ पे मधु माधव। देन ग्रीष्म में क्या मैंने कहा था, सु, तो सु से यहाँ पे दिख रहा है शुचि शुक्र, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए शुचि शुक्र। देन वर्षा में यहाँ पे न है, तो यहाँ से न से कोई ऑप्शन दिख रहा है भैया, नभ नभस्य दिख रहा है, तो नभ नभस्य। क्लियर। देन ई है, ई से कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ईश ऊर्ज दिख रहा है, तो शरद में आप ईश ऊर्ज कर दीजिए। और लास्ट में स बचता है, यानी हेमंत ऋतु में तो लास्ट में सह सहस्य, ये जो हेमंत ऋतु है उसमें सह सहस्य लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि किन ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चरक, वर्षा और ग्रीष्म में ये दोनों ही ऐसी ऋतु है जिनमें हमारी अग्नि मंद रहती है। ठीक है, और मंद रहने के कारण उन ऋतुओं में व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो अब आप देखिए वर्षा और जो ग्रीष्म है वो उसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो वर्षा ग्रीष्म में है सूची शुक्र और वर्षा में है नभ नभस्य। तो इसमें से अगर आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है सूची शुक्र ग्रीष्म को शो कर रहा है, और नभ नभस्य जो है वो किसको शो कर रहा है, वर्षा को शो कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके नंबर कटवाते हैं, तो इसलिए इसके लिए टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान काल शिशिर बसंत ग्रीष्म में कौन कौन से रस प्रबल होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में अष्टांग और चरक पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 2 काल होते हैं, एक आदान होता है, एक विसर्ग होता है। ठीक है, आदान काल से एक विसर्ग काल होता है। ठीक है, और आदान काल से जो है ऋतु शुरू होती है जिसमें शिशिर बसंत ग्रीष्म में शिशिर में जो रस होता है वो कौन सा होता है, तिक्त होता है। तिक्त को हम क्या कहते हैं, नंबर 5 मानते हैं। आपने ये तिक्त पढ़ी होगी ना, MALKTC 1 2 3 4 5 6, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 1 2 3 4 5 6। तो तिक्त को हम 5 नंबर देते हैं। तो तिक्त शिशिर में कौन सा, 5वां, बसंत में कौन सा, 6ठा, ग्रीष्म में कौन सा, 4था, यानी तिक्त कषाय और कटुरस। देन विसर्ग काल में कौन कौन सी ऋतु, तो वहां पे वर्षा है, शरद है और हेमंत है। ठीक है, तो ये 3 ऋतु में कौन सा होगा, तो वर्षा में होगा अम्ल, तो 2 3 1 अम्ल रस, लवण रस और मधुर रस। तो यहाँ ऑप्शन क्या जाएगा, 5 6 4, यानी तिक्त कषाय और कटु। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा, तिक्त कषाय और कटु। राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा। ट्रिक बना के याद करेंगे जल्दी होगा, नहीं तो अगर आप इसको कंसेप्ट के तौर पे भी याद करना चाहते हैं तो अच्छा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 योग से है दोस्तों। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश किसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे योग के टॉपिक है, बड़े इजी टॉपिक है, आप सबको आते होंगे। समाधि जो है वो अंतर्गत योग का टॉपिक है, और ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों क्या है, पंच क्लेश में आते हैं। क्या है, पंच क्लेश। क्लेश का मतलब ये है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, हमारे को दुख या पीड़ा उत्पन्न करे। तो ये 5 ऐसी चीजें जिनसे हमारे शरीर और मन दोनों में पीड़ा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको पंच क्लेश में डाला गया है। पंच बढ़ते क्या होती है और पंच भूमिया क्या होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे डीएम कीजिए, इसके ऊपर हम आपको पूरा योग का एक अलग हिस्से ही चैप्टर में आपको समझाऊंगा। बाकी क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? अभी समय कम होने से हम ज्यादा इन पे नहीं जा पा रहे, लेकिन अगली बार हम देखेंगे इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धोती कर्म के प्रकार कितने होते हैं? तो ये भी योग का क्वेश्चन है। सबको पता है कि धोती 4 प्रकार की होती है। कौन सी? अंतर धोती, दंत मूल धोती, हृद धोती और मूल शोधन। कौन सी? अब अंतर धोती कितने प्रकार की, दंत मूल धोती कितने प्रकार की, हृदय धोती कितने प्रकार की, ये भी अपने आप में देखने वाले कि ये भी 4 प्रकार की, ये भी 4 प्रकार की, ये 3 प्रकार की। तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल है कि धोती कितने प्रकार की, तो आंसर सी जाएगा 4। हम इसको यहीं खत्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नित्य सेवन योग्य द्रव्य में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा है? आप सबको ये आता होगा, षष्ठीशाली सेंधवस्य मधु, ये षष्ठीशाली मधुगस्य सेंधव अम्ल के यवान अंतरिक्ष पय सर्पी मधु जांगल भेषज। ये 9 द्रव्य है, कोई इनको 11 भी काउंट करते हैं। ये 11 द्रव्य जो है वो नित्य सेवनी में आते हैं। अब आप ये देखिए, सेंधव बिल्कुल है, मधु बिल्कुल है, जंगल मास बिल्कुल है, यव है, यवक नहीं है। यवक को जई कहते हैं, तो ये नित्य सेवनी में नहीं आता, यव आता है, जिसको हम जो भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने एक श्लोक पढ़ा था, षष्ठीशाली मधुगस्य सेंधव अम्ल के यवान अंतरिक्ष पय सर्पी जांगल मधु च भेषज। तो जांगल मास भी आता है, मधु भी आता है, सेंधव भी आता है, और यव आता है, यवक नहीं आता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मूत्र वेग जन्य रोग का उपचार क्या है? बड़े अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप ये देखिए कि वातानुलोमक किसकी चिकित्सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे जो हमारे जो नाभि से नीचे के वेग है, लेकिन वातानुलोमक सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो अपान वायु की जाएगी। वृत्तियों बस्ती कर्म, ये किसकी ही चिकित्सा है? तो सबको पता है कि वृत्ति की बात हो रही है तो पुरुष की चिकित्सा है। और निरूपस्थि किसकी है? तो निरूपस्थि है शुक्र वेग की। तो यहाँ ऑप्शन जाएगा मूत्र वेग के लिए त्रिविध बस्ती कर्म, तीनों बस्ती। कौन कौन तीनों बस्ती में आता क्या है? तो आप सबको पता है, इसमें अनुवासन आती है, इसमें उत्तर आती है, और इसमें निरूह आती है। त्रिविध बस्ती जो है वो मूत्र वेग धारण करने रोगों में दी जा सकती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? खालित्यम पिंजरत्वम च केशरनाम पत्रम तथा, किसके लिए आया है? एक मैं फिर आपको होमवर्क देता हूं और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा ही सिमिलर बालों से रिलेटेड श्लोक नस्य के लिए क्या आया है और मूर्धनी तेल के लिए क्या आया है। यहां आंसर जाता है धूमपान, कि खालित्यम पिंजरत्वम, ये पिंजरत्वम वर्ड जो है वो केवल धूमपान के लिए यूज हुआ है, लेकिन नस्य के लिए भी ऐसी लाइन आई है और मूर्धनी तेल के लिए भी ऐसी लाइन आई है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो लाइन कौन सी है। इसके बाद में हम ये टॉपिक जो है दिनचर्या का ये पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर बल संधानम किसके लिए है? अब अगर आपको इसका श्लोक याद है तो आप तुरंत बता देंगे कि शरीर बल संधानम किसके लिए है। तो अगर आप याद कीजिए चरका श्लोक स्नान का, पवित्रम वृश्यम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। तो शरीर बल संधानम किसने कहा है? चरक ने कहा है। किसके लिए कहा है? स्नान के लिए कहा है। एक और क्वेश्चन आता है जो आया हुआ है एग्जाम में, वो है ऊर्जा बल प्रदम, ऊर्जा बल प्रदम। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि किस आचार्य ने कहा है और किस उपक्रम के लिए कहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि
ऊर्जा बल प्रदान जो है वो किस आचार्य ने किस उपक्रम के लिए कहा है, तो ये आप नोट कर लीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुष जीके का क्वेश्चन है। स्वस्थ व्रत में आपको आयुष जीके के और स्टैटिस्टिक्स के और आयुर्वेदा के न्यू इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्वस्थ व्रत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन दोनों पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। और इसमें जो है चूंकि ऑप्शन मेरे को लग रहा है लिखने में कहीं ना कोई दिक्कत हुई है, तो इसका राइट आंसर है 18 नवंबर। क्योंकि ए और सी दोनों ही 18 नवंबर है, तो हमें ऑप्शन बेस नहीं जाना है, हमें इसका राइट आंसर याद करना है। राइट आंसर है 18 नवंबर। तो अगर ए और सी दोनों में 18 नवंबर है तो ये दोनों ही राइट आंसर जाएंगे। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो वो बोनस होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नेचुरोपैथी से है कि पुस्तक, ये इरिडायग्नोसिस के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन है और चारों ही नेचुरोपैथी के काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं इन पर चर्चा करते हुए चलता हूं क्योंकि ये टॉपिक आप लोग कम देखते हैं। तो विंसेंट प्रिस्निस जो है वो फादर ऑफ नेचुरोपैथी कहलाते हैं। ठीक है, कौन है फादर ऑफ नेचुरोपैथी। ठीक है, देन लुई कुहने जो है वो फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी भी कहलाते हैं, फादर ऑफ सिट्सबाथ भी कहलाते हैं। ठीक है ना। देन एडोल्फ जस्ट, इनकी जो है काफी फेमस बुक है रिटर्न टू नेचर। कौन सी? रिटर्न टू नेचर। ठीक है, देन हेनरी लिंडनहर, इसके कई देखो ये ग्रीक लैंग्वेज का है। ठीक है, तो हेनरी लिंडनहर जो है वो इरिडायग्नोसिस बुक के राइटर हैं। क्लियर, तो यहाँ राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ द्वय की प्राप्ति किससे मिलती है। आपने पढ़ा होगा, आपका टॉपिक है कौन सा है, तो सतव्रत टॉपिक आपका है। तो यहाँ अर्थ द्वय जो है वो सतव्रत के लिए कहा गया है। और अर्थ द्वय कौन से हैं, इसमें पहला आता है आरोग्य और दूसरा आता है बोलो बोलो इंद्रिय विजय। ये दो जो है सतव्रत से अर्थ द्वय की प्राप्ति होती है। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सतव्रत का उद्देश्य भी माना जाता है कि सतव्रत से किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग इज रेफर्ड टू। तो सब्जेक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? अगर आपने कंसेप्ट ऑफ वेलबींग पढ़ा है, ये क्वेश्चन यहां से बना है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। तो कंसेप्ट ऑफ वेलबींग के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने? दो। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या है? तो वह है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव कंपोनेंट पूछा है और ऑप्शन देखो क्या है, लेवल ऑफ लिविंग नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा, तो बचा क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ सब्जेक्टिव है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग दोनों ही ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रात्रि में किस ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका जाएगा, ये याद करने वाली चीज है क्योंकि अब तो फॉलो नहीं होती, लेकिन पहले ट्रेडिशनली फॉलो होती थी। जब लोग आउटसाइड जो है वो शौच के लिए जाते थे, तो उसमें दिन में करना चाहिए उत्तर दिशा में और रात्रि में करना चाहिए दक्षिण दिशा में। ये आप याद कर लीजिए। तो यहाँ रात्रि पूछा तो दक्षिण दिशा आंसर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई और किंतु परंतु नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, जल चिकित्सा में कितने तापमान या टेम्परेचर का
गर्म पानी हॉट वाटर उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। जनरली हम सेंटीग्रेड में बात करते हैं, तो सेंटीग्रेड की बात करें तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे फॉरेनहाइट में दिया है, तो आप ये देख लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 100 से ऊपर जा रहा है, तो आप सिंपल सा याद कीजिए 98 to 104 डिग्री फॉरेनहाइट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, एरंड की लकड़ी में भुना हुआ मोर मांस किस प्रकार का विरुद्ध है? तो किस प्रकार का विरुद्ध आप सबको पता है कि ये संस्कार विरुद्ध है, क्योंकि उसका संस्कार कर रहे हैं हम मोर क्या होते हैं एरंड की लकड़ी में मोर के मांस को भूनना। ठीक है, तो ये संस्कार विरुद्ध हुआ। 18 प्रकार के विरुद्ध होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी समय क्यों देखते हुए हम इस पे ज्यादा चर्चा कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? आम जनता के लिए तो सारे प्राणायाम हैं, और आयुर्वेद वाले बच्चे जिनको पढ़ाता हूँ, बहुत सारे कॉलेजों में मैंने पढ़ाया है, तो उनके हिसाब से मूर्छा जो है वो रोग है, तो ये कहते हैं सर ये मूर्छा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जबकि आप कुंभक पढ़ते हो तो देखते हो कि कुंभक जो है वो 8 प्रकार के हैं। कितने? 8 प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के कुंभक में मूर्छा तो आता है, तो मूर्छा तो फिर प्राणायाम हो गया। सूर्य विधि भी है, भ्रामरी भी है, भस्त्रिका भी है, शीतली भी है, शीतकारी भी है, उज्जाई भी है, प्लावनी भी है। ठीक है, तो 8 प्रकार के कुंभक तो है, नाम ही ले दिए मैंने। तो क्या नहीं है? तो कपालभाति नहीं है, क्योंकि कपालभाति क्या है? तो कपालभाति षट कर्म है, और षट कर्म अकॉर्डिंग टू योग क्या है? तो वो शोधन की क्रिया है। क्या है? शोधन की क्रिया है भैया, तो उसमें आता है कपालभाति। लेकिन आप YouTube पे सर्च करो तो YouTube पे लिखा हुआ आएगा कपालभाति प्राणायाम। तो अब वो आम पब्लिक के लिए प्राणायाम है, लेकिन अगर आप चिकित्सक बन रहे हैं और अगर आप आयुर्वेदा स्कॉलर्स हैं, तो अगर आप भी इसे प्राणायाम ही समझते हैं तो फिर आप आयुर्वेद के लिए। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि आयुर्वेद में जो सारी बातें आई है ना, वो आई है बुद्धिमान या धीमान के लिए, मूर्खों के लिए आई हुई है ना, इसलिए आप कोशिश करें कि बुद्धिमान की तरफ जाएं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे पार्ट 1 के, तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। अगर पार्ट 1 में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कमी लगे, कोई त्रुटि हो, किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं पर्सनली आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। RKS आयुर्वेद एंड योगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। RKS आयुर्वेद एंड योगा, और मार्केट में बहुत ही जल्दी एक बुक आने वाली है, वो है सोल ऑफ स्वस्थ योगा, जिसमें सभी ऑथेंटिक मैंने इसलिए कहा है बिकॉज अधिकतर जो पुराने प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, तो आए हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही माने जाते हैं, और अगर वो क्वेश्चंस रिपीट हो या नहीं हो, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम उन टॉपिक्स को आपको पढ़ाएंगे भी, और उन टॉपिक के क्वेश्चंस भी कराएंगे, और हम उनकी PDF भी आपको देंगे। तो ये काम किस पे होगा? तो हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है RKS आयुर्वेद एंड योगा के नाम से, तो जिनमें आपको ये सारी चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ वो PDF भी आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे, ये यूट्यूब वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल होगी, और यूट्यूब पे तो है ही नो डाउट। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ। चैनल पे दोस्तों हमने फर्स्ट पेपर के जो है 20 MCQ सॉल्व किए थे, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पेपर की। ठीक है, स्वस्थ योग के सेकंड पेपर कौन सा है? तो आप सबको पता है कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 2025 जो अभी दिसंबर में हुआ था, वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी बुक है सोल ऑफ स्वस्थ योगा, जो जल्दी ही मार्केट में आने वाली है, और इसमें सारे ऑथेंटिक MCQ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर रिलेटेड डिजीज? जनरली आपने अगर वाटर पढ़ा है तो वाटर में से बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, और मतलब लॉन्ग भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, और MCQ तो आप देख ही रहे हो। तो वाटर से 4 प्रकार की डिजीज आपको देखने की मिलेगी। एक तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, एक वाटर बेस्ड डिजीजेस, एक वाटर रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है ना, और इसमें जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि क्या आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसके भी जो है वो क्या है? वो वाटर बेस्ड डिजीजेस है। ठीक है, कोलेरा और डिसेंट्री क्या है? तो वो वाटर बॉर्न डिजीजेस है। तो एक ऑप्शन बचा हुआ है येलो फीवर, मलेरिया, ये सब क्या है? ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, ये लेकिन वाटर रिलेटेड डिजीजेस में आता है। किसमें आता है? वाटर रिलेटेड डिजीज में। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच केमिकल। अब अगर आपने वाटर प्यूरिफिकेशन पढ़ा है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो उसमें आप पढ़ेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है ना। तो क्लोरीनेशन में क्या लिखा है, द एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, किसके कारण जो है क्लोरीन एक्शन करती है। तो अगर आप जब क्लोरीन को H2O मिक्स होगा Cl2 के साथ, तो क्या होगा, एक Cl जो है वो H के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और एक Cl जो है वो HO के साथ मिलकर हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। और वही हाइपोक्लोरस एसिड फिर हाइड्रोजन प्लस आयन और OCl माइनस यानी हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जनरली हाइपोक्लोराइड आयन और हाइपोक्लोरस एसिड इन दोनों के कारण ही वाटर का डिसइंफेक्शन होता है। बट हाइपोक्लोरस एसिड का जो है वो हाइपोक्लोराइड आयन से मोर देन कितना, तो 60 से 70 टाइम ज्यादा, यानी 60 से 70 गुना ज्यादा डिसइंफेक्शन होता है। इसलिए राइट आंसर जो जाएगा वो हाइपोक्लोरस एसिड। ये आपने पढ़ा होगा, तो ये जनरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, प्राथमिक वायु प्रदूषित नहीं है, विच इज द नॉट ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो कौन सा नहीं है, सबको पता है, स्मोक एंड डस्ट बिल्कुल है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो क्या नहीं है, ओजोन नहीं है भैया। ओजोन जो है वो प्राथमिक वायु प्रदूषित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटा थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर, किसके लिए यूज आता है। तो काटा थर्मामीटर जो है वो मेनली क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन के लिए आता है, ठीक है ना। तो कंफर्ट जोन किससे होता है, तो वो एयर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे कूलिंग पावर ऑफ एयर इसके लिए आएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये याद करना आपको, टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बैरियर मेथड कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो फैमिली प्लानिंग टॉपिक से रिलेटेड है। फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी में भी अलग अलग प्रकार है, तो उसमें बैरियर की बात करें तो बैरियर में, ये सारे टेम्पररी की बात है, लेकिन टेम्पररी में बैरियर कौन सा है, तो अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इजी ऑप्शन जो जाएगा वो कॉन्डम जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ आशा, PSC प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन आता ही है, आशा का फुल फॉर्म। तो आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। मैं गलत ऑप्शन आपको इसलिए नहीं बताना चाहता कि आप गलत ध्यान ही मत रखो, आप अपना फोकस जिस तरीके से अर्जुन का उस चिड़िया की आंख पे था, उसी तरीके से आपका फोकस केवल जैसे 4 ऑप्शन दिखे राइट ऑप्शन की तरफ होना चाहिए। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो सीधा दिखना चाहिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, देखो यहाँ पे एक्रेडिटेड हेल्थ एक्टिविस्ट तो है, लेकिन यहाँ सोशल की जगह सीनियर, तो सीनियर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बड़ा स्कूल के बच्चे भी कर देंगे। WHO की स्थापना कब हुई थी, सिंपल सी बात है 7 अप्रैल है, ठीक है। लेकिन 7 अप्रैल कौन सा है, 47 है 48 है, राइट आंसर जाएगा 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a fundamental aspect of disaster management? डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपको आती होगी, सबको पता है, ठीक है। तो उसमें डिजास्टर रिस्पांस आता है, बिल्कुल आता है, एक सेकंड, डिजास्टर रिस्पांस आता है, बिल्कुल आता है, डिजास्टर मिटिगेशन आता है, बिल्कुल आता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस आता है, बिल्कुल आता है, रिलीफ आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। लेकिन अवेकिंग नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है नोट कौन नहीं है, तो डिजास्टर अवेकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट का या डिजास्टर साइकिल का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ESI, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। ESI एक्ट कब बनाया गया था, तो ये आपको याद करना है 1948, ठीक है ना। ESI एक्ट, ठीक है ना, फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बना था 1948 में, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पायरेबल डस्ट, डस्ट की वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी
क्या होता है, मोटाई या उसकी मात्रा जो हम रेस्पायरेबल कर सकते हैं, यानी अंदर इनहेल कर सकते हैं। सामान्यतः में पता नहीं चलता और इनहेल कर जाते हैं, तो जनरली उसका आंसर जाता है लेस देन 10 माइक्रोन, ठीक है ना। बट यहाँ पे 10 है नहीं, तो जनरली कभी कभी कोई 10 मानता है, हर कोई लेस देन 5 मानता है, तो यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन जाता है 1 to 5 माइक्रोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से दिख रहा होगा, एक तो डायरेक्टली है, बिल्कुल डायरेक्टली है, ऑब्जर्व्ड है, बिल्कुल ऑब्जर्व्ड है, ठीक है ना। क्या है, थेरेपी नहीं है सर, क्या है, ट्रीटमेंट है, और शॉर्ट कोर्स। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। यहाँ पे थेरेपी आया गलत हो गया, ओरल आया गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद ही करना है डॉट्स क्या है, टीबी के लिए होता है, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, मलेरिया रोधी माह कौन सा है, याद करना है। एंटी मलेरियल मंथ इज जून। कौन सा है, जून, छठा महीना भैया, ठीक है, जून। डी ऑप्शन राइट जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सबको। ये कुछ चीजें याद करने वाली है, अगर आपने पढ़े होंगे टॉपिक तो आपको याद हो जाएगा। ओके, इसे वृद्धावस्था रोग नहीं माना जाता है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज जेरियाट्रिक डिजीज। तो भैया इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो जेरियाट्रिक में नहीं होती। हम यहाँ पे डायबिटीज टाइप 1 की बात नहीं करेंगे, टाइप 1 की बात नहीं करेंगे, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात की जा रही है। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अपने आप ही जेरियाट्रिक एज में जाने के बाद होता है। तो मधुमेह होता है, हृदय रोग हो सकता है, कम सुनना हो सकता है, लेकिन मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आपको पता है धातुओं का क्षीण होता है 60 के बाद, तो मोटा नहीं होगा इंसान। मोटापा आजकल जो है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, या फिर अडल्टहुड जो ओबेसिटी देखने को मिल रही है। तो मोटापा जो है वो ओल्ड एज की डिजीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑर्थोटोलेटिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग कंसंट्रेशन इन वाटर। ऑर्थोटोलेटिन टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, या किसकी कंसंट्रेशन को मापने के लिए किया जाता है, तो सबको पता है वो क्लोरीन के लिए किया जाता है। किसके लिए, क्लोरीन के लिए, ठीक है। रेसिडुअल और कंबाइंड क्लोरीन, इन दोनों को मापने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो ऑर्थोटोलेटिन टेस्ट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फैमिली प्लानिंग हु हैव हैड 2 to 3 लिविंग चिल्ड्रंस नोन एज। अगर 2 से 3 बच्चे हैं फैमिली प्लानिंग में, तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा टारगेट कपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग भी है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर एलिजिबल कपल क्यों नहीं है, ठीक है। एलिजिबल कपल इसलिए नहीं है क्योंकि एलिजिबल कपल उसको कहेंगे हम कि जो फैमिली प्लानिंग के को कर सकता है, तो कर तो उसे क्या कहते हैं, न्यूली मैरिड कपल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके वो क्या बोलते हैं उसको, इस 2 चिल्ड्रन में स्पेसिंग, या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो भी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव, उसकी बात नहीं करेंगे कब तक, जब तक उनके बच्चे नहीं है, ठीक है। न्यूली मैरिड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि जिसके 2 से 3 चिल्ड्रन है, अगर 2 से 3 चिल्ड्रन है तो उसे क्या करना चाहिए, परमानेंट जो फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, उनका उपयोग करना चाहिए। तो वो टारगेट पॉपुलेशन है। तो टारगेट पॉपुलेशन कौन है, जिसके 2 से 3 पहले से ही बच्चे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर ए जाएगा। चलो नेक्स्ट, ऋतु विषम किसका दोष है, तो आप बताइए ऋतु किससे चेंज होती है। वैसे तो सारे महाभूत एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बट ऋतु की बात जब आ रही है तो ऋतु जो है वो काल को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, काल को शो कर रही है। क्लियर, ओके। विकृत गंध, वर्ण, रस, स्पर्श, क्लेद, बहुलक किसके लिए आया है, ठीक है। साधारण सा मुझे तो जो दिख रहा है, ठीक है, वो है कि जिसकी गंध विकृत हो जाए, वर्ण विकृत हो जाए, रस, स्पर्श, क्लेद विकृत हो जाए, ठीक है। तो ये जल के लिए जाना चाहिए, लेकिन कई बच्चों का मैंने पूछा तो उन्होंने ये आंसर इसका क्या बोलते हैं मिट्टी के लिए भी कहा है, लेकिन मुझे इसका श्लोक नहीं मिला। अगर आपको इसका श्लोक मिलता है मिट्टी के लिए, भूमि के लिए, तो आप मुझे डीएम करें,
और इसका अभी जो आंसर हम करते हैं टिक वो जल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप जल के षट दोष पढ़ेंगे ना, 6 दोष, तो 6 दोष में स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, वीर्य भी है, विपाक भी है, ठीक है ना। तो ये वर्ण भी है, गंध भी है, तो ये सारे जो है 6 दोष जल में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन करना उत्तरोत्तर कठिन है, ये किसके लिए है? तो ये जनपद ध्वंस के लिए पूछा। जनपद ध्वंस के 4 साधारण कारण है। कौन से हैं? 4 साधारण कारण है। वो है वायु, जल, देश और काल। ये उत्तरोत्तर कठिन है। वायु फिर भी इजी है, जल उससे ज्यादा टिपिकल है, देश उससे ज्यादा टिपिकल है, और काल में फैल गया तो बहुत टिपिकल है, ठीक है ना। फिर तो ये पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो उत्तरोत्तर कठिन तो वायु, जल, देश, काल, ऑप्शन ए। आपने देखा होगा कि कोविड आया था, तो कोविड एयरबोर्न डिजीज थी, ठीक है ना। सारस भी एक टाइप का कोरोना वायरस से फैलता है, तो ये एयरबोर्न डिजीज है। तो इनको रोकना फिर भी हमारे लिए इजी रहा। हमने 2 साल में कोविड की वैक्सीन बना के कोविड को रोक दिया। लेकिन जो पैटर्न में फैल चुका है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, फिक्स सीजन में मलेरिया, डेंगू आते ही है, तो अगर पैटर्न बेस्ड कोई डिजीज बन गई तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ उत्तरोत्तर प्रबंधन जो है वो वायु, जल, देश, काल जाएगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का कौन नहीं है? व्हीकल पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। व्हीकल से तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्री से भी कोल वगैरह निकलता है, कंजप्शन इससे भी कोल निकलता है, बहुत सारी इन्फेक्टेड केसेस निकलती है। लेकिन हॉर्न, तो हॉर्न से क्या होगा? एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इससे कौन सा होगा? तो नॉइज पोल्यूशन होगा। कौन सा होगा? नॉइज पोल्यूशन होगा, क्लियर। तो आंसर यहाँ पे जाएगा बी। ओके ओके, देन लास्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष जल का प्रकार नहीं है। अगर आपने अंतरिक्ष जल के प्रकार पढ़े हैं तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंतरिक्ष जल के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो वो है धार, कार, तुषार और हेम। धार, कार, तुषार और हेम। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो धार है, कार है, तुषार है, सार नहीं है। इसकी जगह क्या आता? हेम आता। तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा, क्लियर। तो इसी के साथ दोस्तों हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड डिस्कस किया। आप लोगों को अगर हमारी ये नई सीरीज हम लेके आए पसंद आती है, और जो अभी एग्जाम अपीयरिंग बैच है उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। जिस तरीके से स्वस्थ के आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट के भी टीचर्स के द्वारा इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो करना ये है कि प्ले स्टोर से जो है हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम आरकेएस आयुर्वेदन योगा है। इस तरीके का डार्क ग्रीन कलर का लोगो आपको देखने को मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। एक लाइट ग्रीन कलर का है, लेकिन आप इस डार्क वाले पे जाइएगा, ठीक है। इसी कलर का लोगो जो है वो यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, और हमारी मेल आईडी भी है, इंस्टा चैनल है, उस पे भी इसी कलर का लोगो है, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो हमारे 9799521151, ठीक है। आरकेएस आयुर्वेद योगा हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है, और हम चाहते हैं कि अच्छा आयुर्वेद, एक अच्छे भारत का विकास हो। आपका स्वास्थ्य हमारा ध्येय, जो हमारी टैगलाइन है, उसको हम साबित करें। तो धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी समस्या हो तो हमें डीएम जरूर करें। धन्यवाद।